हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है प्रशासनिक विधि की पहली क्लास है। इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि प्रशासनिक विधि का इंट्रोडक्शन क्या होता है और उसको बारे में हम जानेंगे कि यह प्रशासनिक विधि आपका कहाँ से आया है। ठीक है, इसके जो है क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होंगे या क्यों जो है लाया गया, और या इसका जो आधारभूत परिवर्तन वगैरह इसका कैसे क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसका पहला पॉइंट जो है आपका कल्याणकारी राज्य के उदय होने से 20वीं शताब्दी में सरकारी कार्यों के क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन हुए। कल्याणकारी राज्य की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपका संविधान के जो है या फिर जो है वहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है, वहीं पे कल्याणकारी राज्य आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य जो है एक का उदय होना, एक उसकी जो है कल्याणकारी राज्य बनाए रखना, ये आपका जो सरकार का कर्तव्य होता है, ना कि उसका एक जो है कर्तव्य होता है। ठीक है, और कर्तव्य आप लोग जानते हैं कि जो कर्तव्य करना जो है डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ये कल्याणकारी राज्य को बनाए रखना एक सरकार की कर्तव्य होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि कर्तव्य कल्याणकारी राज्य के उदय होने से 20वीं शताब्दी में सरकारी कार्यों के क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन हुए। यहाँ पर जो है उसकी जो है फाउंडेशन में काफी ज्यादा परिवर्तन हुए। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शासन की अपेक्षा की गई। मतलब वहाँ पे जो सामाजिक मतलब जो सोशल लोगों को जो है सोसाइटी को जरूरत थी, उसकी जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए जो है वहाँ पे शासन की अपेक्षा की गई। और राज्य के कार्य संपादन हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज है अगर जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका जो है एक देश मान लीजिए और यहाँ पे छोटे छोटे राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य पे मतलब यहाँ पे जो है कंट्रोल करने के लिए इसकी जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, शासन की मतलब यहाँ पे कैसे पूर्ति होगा, कैसे यहाँ पे चीजें चालू होंगी, कैसे लागू होंगी, तो वहाँ पे इसको शासन की आवश्यकता अपेक्षा की गई। और इन सब चीजों को मतलब जो है यहाँ पे कौन कौन वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हुआ, कर्मचारियों की आवश्यकता हुई। सरकारी कर्मचारियों द्वारा तभी कार्य किया जा सकता है जब इसके पास शक्तियां प्रदान की जाएं। यहाँ पे अगर जो आप लोग देखते होंगे कि आप चाहे गांव शहर चाहे जहाँ पर रहते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है नॉर्मली, तो उसको जो है कोई भी वहाँ पे भाव नहीं देता, या फिर कह सकते हैं कि आप उसको जो है कोई उसकी बात को ध्यान में नहीं रखता। वहीं पे अगर जो एक यहाँ पे अगर जो एक कोई पर्सन है नॉर्मली, कोई भी चाहे जितना मोटा ताजा पर्सन हो, ठीक है, इसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। वहीं पे अगर जो एक पुलिस वाला होता है तो वहां पे उसकी बात पे सभी लोग ध्यान देते हैं। तो उसके पास क्यों ध्यान देते हैं, क्योंकि उसके पास शक्ति है, उसके पास जो है वो वर्दी की शक्ति है। इसीलिए वहां पे बोला गया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा तभी कार्य किया जा सकता है जब इनके पास शक्ति प्रदान की जाए। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारियों को शक्ति भी प्रदान की गई। यहाँ प्रशासनिक विधि नियमों के जो है की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ प्रशासनिक विधि के नियमों की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक विधि की कार्य सरकारी अधिकारियों से विधि संगत अनुसार कार्य करवाना है। सरकारी जो वहाँ पे व्यक्ति होते हैं उनका जो कार्य वो लोग करते हैं, वो जो कानून के तहत अपना कार्य करते हैं तथा उनको मनमानी करने से रोकना होता है। और जो सरकारी वहाँ पे काम करते हैं उनकी जो मनमानी करने से जो है रोकना होता है, रोक लगाना होता है। किसका, विधि के द्वारा। विधि के द्वारा वहां पे हम लोग रोक लगाते हैं, जिससे जनता के अधिकारों में आमंत्रित हस्तक्षेप ना हो। और इससे क्या होता है, मान लीजिए वहां पे मनमानी करेंगे तो वहां पे जनता के जो अधिकार होंगे वहां पे जो हस्तक्षेप होगा, उनमें दखल अंदाजी होगा। लेकिन अगर जो मनमानी से रोका जाता है विधि के द्वारा तो वहां पे उनके जो है जो जनता के अधिकार होते हैं उन पे जो है कोई भी जो है उसके बीच में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या फिर उनके बीच में जो है अपना जो है प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है, उनके जो अधिकार हैं वो उनको ही मिलेंगे। यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए अपना जो मनमानी करेंगे तो उनके अधिकार भी छीनने का एक डर बना रहता है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, प्रशासनिक विधि वस्तुतः विधि शास्त्र की सदैव विकासशील शाखा का प्रतिनिधित्व करती है। विधि शास्त्र की सदैव विकासशील शाखा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो विधि शास्त्र मतलब कानूनी शास्त्र जो होता है उसकी जो है जो एक शाखा है उसका यह प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक समय में प्रशासनिक विधि के शीघ्र विकास का कारण सरकारी अधिकारियों को प्रशासनिक शक्तियों में भयंकर विकास और राज्य द्वारा अपने हाथ में अधिक से अधिक कृत्यों को लेना है। वहां पे क्या हुआ, जैसे जो इसमें विकास हो रहा, जो इसमें आपको चीजें देखने को मिल रही, तो सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो है वहाँ पे वह जो प्रशासनिक विकास जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, जैसे आपका डीएम है, एसडीएम है, आपका जो है अगर जो देखी जाए तो वहाँ पे
आप ये जो आपका राज्यपाल होते हैं और ये सब जितने भी गवर्नमेंटल चीजें हैं, तो इनको जो अपने हाथों से ये कार्य करते हैं, अपने हाथों में जो है चीजों को लेकर कार्य कर रहे हैं ना, तो वहां पे विकास ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या हुआ, जैसे अभी आपका सिंपल सा अगर जो एक एग्जाम्पल से देखें तो मान लीजिए आपका जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए सीएम हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप जब कॉल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये लखनऊ से कनेक्ट होगा। ठीक है, अगर जो आप यूपी में रहते हैं तो ये लखनऊ से कनेक्ट हो जाएगा। फिर लखनऊ से क्या होगा, वहाँ पे आपका डिटेल पूछेंगे और वहाँ पे आपको जो है जल्दी से जल्द आपकी जो है कार्रवाई जो है आपके जो पक्ष में कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वहीं पे मान लो ये अगर जो आप ये जो सीएम हेल्पलाइन नंबर नहीं होता, ये जो है सीएम अपने हाथों पे मतलब ये चीजें नहीं ध्यान देते, तो क्या होता, तो आपकी जो कार्रवाई होती लेकिन उसमें काफी ज्यादा डिले हो जाता, फिर उसके बाद आपकी कार्रवाई होती। ठीक है, तो दो तीन चीजें देखो, आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे आप क्या होगा, आप अपने जो नजदीकी थाने में जाएंगे, फिर वहां से कार्रवाई स्टार्ट होती है, तो वहां पे थोड़ा लेट होने के चांसेस होते हैं और लेट होता भी है। ये तो जो प्रैक्टिकली बात की देखी जाए ना, तो प्रैक्टिकल बात में देखा जाए तो लेट काफी ज्यादा होता है, कानून व्यवस्था में काफी ज्यादा लेट होता है। ठीक है, किताबों के नजरिए से देखा जाए तो ये लेट नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल की भाषा में जो है लेट होता है। बहुत से ऐसे चीजें होती है जहाँ पे मुकदमा लिखने में भी जो है इतना लेट हो जाता है, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे मुकदमा लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि उनके ऊपर इतना विपक्ष वाले दबाव डाल देते हैं। कानून के रूप में कहते हैं कि हाँ वो सब चीजें जो है कानून बराबर है, लेकिन हर जगह जो है ये चीजें प्रैक्टिकली कुछ और हैं और थ्योरी मतलब प्रैक्टिकली कुछ और है और थ्योरी की बात देखी जाए तो वहाँ पे कुछ और है। विधि के समझ से समता की बात अगर जो हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जो है आप लोग जानते हैं कि जो है दोनों पक्षों का मुकदमा लिखाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर जो प्रैक्टिकल में बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक आपके वो होते जो एक नेता की बात कर ले जाए तो नेता के आदमी या फिर जो है एक दबंग लोग होते हैं, तो उनके पक्ष में जो है मुकदमा लिख जाता है, लेकिन उनके विपरीत पक्ष में मुकदमा जो है थाने में लिखा ही नहीं जाता। ये प्रैक्टिकल और थ्योरी में काफी ज्यादा अंतर समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहीं पे आगे है, इस विकास ने इस चिंता को बढ़ा दिया है कि अच्छे शासन में अधिक पारदर्शिता, दायित्व और प्रशासन में सार्वजनिक भागीदारी हो। ठीक है, न्यायालय विधि शासित समाज को बनाए रखते हैं, न्यायालय आपका विधि शासित समाज को बनाए रखते हैं। यहाँ पे अगर कोर्ट आपका नहीं होगा तो ठीक है, तो कोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, तो विधि जो यहाँ पे समाज होगा, जो आपके कानून होगा, तो इसके जो नियम तो लागू होंगे, और मान लो नहीं लागू होंगे तब क्या होगा, तब वहाँ पे सजा कौन देगा, तब पुलिस वाले जो है या फिर जो है और भी अधिकारी जो होते हैं वो अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे न्यायालय क्या है, न्यायालय अपना अहम रोल अदा करता है, वह विधि शासित जो है समाज को बनाए रखता है। और क्योंकि न्याय सामाजिक तथ्य है, न्याय सामाजिक तथ्य है और कोई भी समाज अन्याय पर नहीं ठहर सकता। ठीक है, तो न्याय होना एक ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी समाज के लिए, अन्याय पर समाज नहीं टिकता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग को रोकने से जो है प्रशासनिक जो कोर्ट होता है वो बचाता है। अधिकारियों द्वारा नागरिकों के विवाद का जो है निष्पक्ष निपटारा कौन करता है, आपका कोर्ट करता है। नागरिकों के अधिकारों और हितों का अप्रधिकृत अतिक्रमण रोकता है कौन, कोर्ट आपका। ठीक है, जो सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं उनको जो है लोगों के लिए प्रति उत्तरदायी बनाना होता है, किसको, कोर्ट को। ठीक है, ये सब चीजें जो है लाभ होते हैं चीजों के कोर्ट के। ठीक है, अर्थव्यवस्था के ग्लोबीकरण के कारण प्रशासनिक विधि के ग्लोबल आयामों का विकास हुआ है। ठीक है, अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा अहम रोल करता है कि चाहे जिस देश का विकास हो उसमें अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा अहम रोल अदा करता है। परंतु प्रशासन सार्वजनिक अंतरात्मा से शक्तिशाली होकर लोगों को सिविल स्वतंत्रता को कुचलने से हिचकिचाता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे एक लाइन बोली गई, आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था से ग्लोबीकरण मतलब आप जानते हैं कि पूरे देश में जो है पूरे जो है विश्व में चीजों का विस्तार होना, ग्लोबीकरण के कारण प्रशासनिक विधि के ग्लोबल आयामों का विकास हुआ है। तो यहाँ पे ग्लोबल आयामों में आप देख सकते हैं जैसे आपका इंटरनेशनल लॉ है, तो अगर जो ग्लोबीकरण नहीं होता तो इंटरनेशनल लॉ आपका जो है विकसित ही नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे वो चीजें लागू ही नहीं होती। परंतु प्रशासन सार्वजनिक अंतरात्मा से शक्तिशाली होकर लोगों को सिविल स्वतंत्रता को कुचलने की हिचकिचाता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोगों पर जो है वहां पे शक्तिशाली होने पर भी जो है कानून क्या करता है, वहां पे सिविल स्वतंत्रता को कुचलता है। ठीक है,
अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, प्रशासनिक विधि का आपका उद्भव कहाँ हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आपका कहाँ पे जो है सोर्स है या कहाँ से निकलता है। सामाजिक विधि राज्य में जो है लोक शक्ति, आंतरिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय रक्षा के न्यूनतम उद्देश्यों को प्राप्त करने से परे प्रयोजन का प्राप्त करने का एक साधन बन गई है। यह पर्याप्त नहीं है कि राज्य आंतरिक दुर्व्यवस्था और बाह्य अतिक्रमण के प्रति सुरक्षित हो। राज्य सुरक्षित और सुव्यवस्थित होने पर भी वितरण न्याय के गुण से विहीन हो सकता है, परंतु जब सामाजिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक बन जाते हैं तब भारत में जो है हमेशा संविधान के अंतर्गत आता है। यह आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, और ऐसी स्थिति में नागरिकों का संबंध शक्ति धारकों से काफी बढ़ जाता है। यहाँ पे जैसे जो उनके पास शक्ति होती है उनसे भी ज्यादा जो है नागरिकों का हक बढ़ जाता है। कब? जहाँ पे आपका जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। साधारण नागरिकों संघर्ष पुलिस से उतना नहीं होता जितना कि नियामक प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों से होता है। यह संघर्ष की बड़ी घटना है जिसके कारण प्रशासनिक विधि का उद्भव हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले इतना संघर्ष पुलिस से नहीं होता था जितना जो है वहाँ पे जो रेगुलर प्राधिकारी होते थे उनसे होता था। उसके जो है इन सब कारणों के जो है घटना घटित होने के कारण जो आपका प्रशासनिक विधि का उद्भव हुआ है। प्रशासनिक विधि का विकास हम देखते हैं यह कैसे हुआ। प्रशासनिक विधि को 20वीं शताब्दी को सर्वोत्कृष्ट विकास विधि के रूप में जो है चित्रित किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 20वीं शताब्दी के पूर्व किसी भी देश में प्रशासनिक विधि थी ही नहीं। ठीक है, आपका जो है 20वीं शताब्दी में आपका प्रशासनिक विधि काफी जोरों शोरों से जो है आगे बढ़ा है, इसका विकास हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे पहले जो 20वीं शताब्दी से पहले ये चीजें थी ही नहीं। पहले भारत में प्रशासनिक विधि की जड़ बहुत पुरानी है। कई शताब्दियों पूर्व मौर्य काल और गुप्त काल में केंद्रित और संगठित शासन व्यवस्था में प्रशासनिक विधि पाई जाती थी, जो उत्तरवर्ती मुगलों शासन प्रणाली तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कायम रही और आधुनिक शासन प्रणाली की भी अग्रणी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बस ये आपका विकास कहाँ से हुआ और ये कब लागू थी, कब यहाँ पे चल रही थी, ये सब जानने में आपका लाभकारी है। प्रशासनिक विधि के शीघ्र विकास का प्रमुख कारण यह है कि प्रशासनिक कृत्यों और शक्तियों में विकास होना। राज्य का चित्रण विधि एवं व्यवस्था राज्य के रूप में किया गया और इसकी भूमिका का निषेधात्मक समझा गया, क्योंकि इसका हित इसी में माना गया है और बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करें। या जो प्रशासनिक विधि की एक कार्य माना गया है। देश में विधि और व्यवस्था बनाए रखें, अपने प्रजा के साथ न्याय करें और इन कार्यों को करने के लिए कुछ कर इकट्ठा कर लें। कुछ कर मतलब यहाँ पे इन काम को कैसे होगा, इस काम को करने के लिए कुछ टैक्स आप इकट्ठा कर लें। ठीक है, कर मतलब टैक्स। यह स्वतंत्र उद्यम और न्यूनतम सरकारी जिम्मेदारी और कृत्यों का काल था। सामाजिक और आर्थिक जीवन का प्रबंध सरकारी जिम्मेदारी नहीं समझी जाती थी। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जीवन का प्रबंध सरकारी जिम्मेदारी नहीं समझी जाती थी। लेस पेयर सिद्धांत का परिणाम मानव दरिद्रता हुआ। लेस पेयर का सिद्धांत का परिणाम आपका क्या हुआ, मानव दरिद्रता। यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, यह अनुभव में आया कि सौदागरी के करने में सबकी स्थिति समान नहीं थी और अनियंत्रित संविदा की जो है स्वतंत्रता से शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण होने लगा। ठीक है, कमजोर का शोषण हमेशा हुआ है। अगर जो आप पावरफुल होंगे तो आपके पास जो है सब चीज होंगी, चाहे आपका पैसा हो तब भी आपका पावरफुल होंगे तो पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि पावरफुल होने का मतलब है कि आपके पास पैसा। ठीक है, तो वहीं पर अगर जो आप जो कमजोर हैं तो आपका शोषण हमेशा ही हुआ है और हमेशा जो है दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो है किताबों की बात की जाए या फिर जो है लिखित रूप में बात की जाए तो शोषण नहीं हो रहा, क्योंकि आपको जो है आर्टिकल मूल अधिकार दिया गया कि शोषण को रोकना। ठीक है, लेकिन आज भी वो चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे श्रमिकों का उद्योग के प्रबंध तंत्र द्वारा एक तरफ मलिन बस्ती कार्य करने की अस्वास्थ्यकर और खतरनाक दशाएं, बाल श्रम, विस्तृत दरिद्रता और काफी लोगों का शोषण, दूसरी तरफ कुछ हाथों में धन का संकेंद्रण दृष्टिगोचर होने लगा। ठीक है,
इसका यहाँ पे क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे एक तरफ क्या था, एक मान लो यहाँ पे एक वर्कर यहाँ पे थे, यहाँ पे रहते थे, ये गंदी बस्ती, यहाँ पे जो स्वस्थ व्यक्ति नहीं थे, यहाँ पे जो है बच्चे भी काम करते थे, और ये सब चीजें जो होती थी, ये तो शोषण हो रहा था ना। और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ कुछ पैसा वाले लोग थे जिनके हाथों में पैसा था, तो ये जो है इनका शोषण हमेशा करते थे। इस चीज को भी यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इस प्रवृत्ति का बड़े जोरदार से रूप आपको जो है एक उदाहरण देखने को मिलता है, भारतीय कंडीशन को हवाला देखकर आपको देखने को मिलता है। 1947 के पूर्व भारत पुलिस राज्य था। भारत पुलिस राज्य मतलब कि भारत जो था, इस पे जो है पूरा पुलिस का कब्जा था, मतलब पुलिस अपने अनुसार जो है इसको कंट्रोल करती थी, जो आपके आदेश ब्रिटिश वगैरह देते थे, ठीक है। वहां पे शासन करने वाली विदेशी शक्ति अपना प्रभुत्व जमाने में लगी थी, ठीक है। तो आप लोग जानते थे ब्रिटिश का जो यहाँ पे कब्जा था, अपना प्रभुत्व जमाने में लगी हुई थी। प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग अपना प्रभाव स्थापित करने में किया जाता था, और सिविल सेवा स्टील फ्रेम के रूप में उभर कर आया। सिविल सेवा आपको जो आया स्टील फ्रेम के रूप में उभर कर आया, और सरकार का संबंध जनता की भलाई से बहुत नहीं था, परंतु यह सब स्वतंत्रता के आने से बदल गया। सचेत प्रयत्न देश का कल्याणकारी राज्य के रूप में बदलने के लिए किया गया जाने लगा। कल्याणकारी राज्य के दर्शन का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के उद्देशिका और राजनीति निर्देशक तत्व में किया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रेम्बल, संविधान का प्रेम्बल और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे महत्व दिया गया है, राज्य के कल्याणकारी राज्य मतलब कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। संविधान भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजकारी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करने की घोषणा करता है, ताकि सभी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पे समाजवादी पंथी मतलब है, और निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कि वहाँ पे जैसे अपने यहाँ क्या है, लोग वोट देकर वहाँ पे चुन के भेजते हैं, तो वह आपका गणराज्य में आता है, ठीक है। वहाँ पे गणों के द्वारा जो है, जो मतलब पब्लिक का राज्य होता है, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक वहाँ पे मतलब सब कुछ होता है पब्लिक, वहाँ पे ये गणराज्य होता है, ठीक है। और एक संपूर्ण प्रभुत्व, इसका क्या मतलब है, प्रभुत्व मतलब अपना जो प्रभुत्व का है, मतलब अपने भारत के ऊपर किसका प्रभुत्व है, केवल अपना ही एक लोगों का प्रभुत्व, मतलब आपके संविधान कानून का वहां पे प्रभुत्व है, तो वहां पे प्रभुत्व बोला जाता है कि खुद का प्रभुत्व है, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न, खुद का प्रभुत्व जो है, खुद का मतलब आप जैसे कहते ना कि अगर जो आप कहें कि मैं अकेला हूं, मैं खुद का मालिक हूं, तो वैसे ही देश भारत जो है वह खुद का मालिक है, वह जैसा चाहे वो अपना जो है नियम कानून बना सकता है, ठीक है। तो वहां पे प्रभुत्व संपन्न भारत एक देश है। और आपका समाजवादी मतलब यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर जो है कोई भी एक जो है राज्य, यहाँ पे एक धर्म का जो है यह आपका देश नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों को बनाया गया है, सभी धर्म को अपनाया गया है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट यहाँ पर जो है आर्टिकल 39, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21 एक ही बात की गई है। ये आपके आर्टिकल क्या बताते हैं, हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 39 आपको जो है, आर्टिकल 39 ये आपको क्या कहता है, आर्टिकल 39 आपका जो कहता है कि ये सभी नागरिकों को जीवन मतलब जीने के लिए जो है, उनके जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। सभी नागरिकों को जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन। अब यह साधन आपका जो है खाना पानी और उनका वर्क करने की जगह भी हो सकता है। सभी नागरिकों को जीवन जीने के पर्याप्त साधन। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा कि आर्टिकल 39 में ही आपका जो है वो आपका एक चीज और भी यहाँ पे है, धन और उत्पादन के साधनों का जो है संकेंद्रण जो है यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति धन और साधन मतलब यहाँ पे जैसे धन आता है उनका संकेंद्रण करने से रोकना होता है, उनका संकेंद्रण नहीं कर सकता, ठीक है, दृढ़ करना, ठीक है, इसको नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे जो है
अगर जो इसमें ही बात करें तो सामूहिक हित के लिए जो समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो है संवितरण दिया गया है, कि भौतिक साधनों का यहाँ पे संवितरण, और यहाँ पे कर्मकारों और जो वहाँ पे जो काम करते हैं उनको जो है बालकों के श्रम को रोकने की बात की गई है, उनका संरक्षण करने की चीजें यहाँ पे आर्टिकल 39 में दी गई हैं। और बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर यहाँ पे दिया गया है, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। विकास के अवसर, ठीक है, ये आपको आर्टिकल किसमें 39 में बताया गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 45 आपका जो है ये आपका कहता है कि जो सभी 6 से 14 साल के बच्चे हैं इनको मुफ्त शिक्षा दी जाए, ठीक है, इनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। जो उम्र 6 से 14 साल के बच्चों तक, इसको आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है, और इसी को आपको जो है मौलिक अधिकार में भी आपको रखा गया है। किसी भी बच्चे को आप अगर जो मौलिक अधिकार, अगर जो मान लो वहाँ पे शिक्षा नहीं मिल रही तो वहाँ पे आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट आप सीधे जो है कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं अगर जो मौलिक अधिकार उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। मौलिक अधिकार मतलब कोई भी अधिकार अगर जो उसके मौलिक अधिकार है वो उनका हनन हो रहा है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी रखा गया है। आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के लिए, ठीक है। और इसको आपको कहाँ रखा गया है, इसको आपको आर्टिकल 21 जो है, इसको आपको आर्टिकल 21 में भी आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है इसका आपको ये एक मौलिक अधिकार भी बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो जाता है। हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला आपका पॉइंट है, राज्य के 3 अंग हैं, होते हैं विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका। राज्य के कार्यों में वृद्धि से अभिप्रेत है कि राज्य के तीनों अंग के कार्यों में वृद्धि हो, ठीक है। राज्य के कार्यों में वृद्धि मतलब तीनों कार्यों में वृद्धि हो, आपका न्यायपालिका, राज्यपालिका और कार्यपालिका में, ठीक है। परंतु कार्यपालिका कम प्रशासनिक अंग के कार्यों और शक्तियों में अधिक से अधिक विस्तार हुआ है, ठीक है। कार्यपालिका में आपका जो है ज्यादा विस्तार हुआ है। हम प्रशासनिक युग में जो है रह रहे हैं और प्रशासनिक अंग प्रभावों और प्रभुत्व में है। प्रशासन आज जीवन में सर्वव्यापी रूप से व्याप्त है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका और आपका विधानमंडल क्या होता है, ठीक है। इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें अब हम लोग बात करते हैं कि आपका विधायक, आपका जो है विधानमंडल क्या होता है, विधायिका क्या होगा, ठीक है। तो नंबर 1 विधायिका की बात करते हैं, और यहाँ पे विधायिका, ठीक है, विधायिका, यहाँ पे विधायिका। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, आपका जो है यहाँ पे कार्यपालिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। तो यहाँ पे सबसे पहले जो देखते हैं, तो कोई भी विधायिका में जो है क्या होता है कि विधेयक बनाने का कार्य, विधेयक बनाने का कार्य होता है, बनाने का कार्य, ठीक है। फिर कार्यपालिका में क्या होता है, विधेयक को कानून बनाता है, ठीक है, विधेयक को कानून बनाता है, कानून बना देगा, ठीक है। अब कानून को लागू करने का कार्य किसको होगा, न्यायपालिका, कानून को लागू करने का कार्य न्यायपालिका का, ठीक है। ये तीनों चीज होती हैं, ये तीनों चीज जो है विकास करती हैं, तो एक दूसरे को लेकर एक दूसरे में विकास करती हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, प्रशासन नीतियां निर्धारित करता है कि आपका यहाँ पे जो उसके विधानमंडल के लिए नेतृत्व प्रदान करना रहता है, ठीक है, विधि का निष्पादन करता है और यहाँ पे बहुत से निर्णय लेता है। आज यह प्रशासन पारंपरिक निर्णय ही नहीं लेता बल्कि विभिन्न प्रकार के निर्णय भी प्रशासन विधायी शक्ति का प्रयोग करता है और सामान्य प्रकृति के आदेशों में नियमों और उपनियमों को निकालता है। प्रशासनिक विधि में इसका प्रत्यायोजित या फिर अधीनस्थ विधान के रूप में पुकारा जाता है।
प्रशासन ने प्राइवेट व्यक्ति और अपने मध्य में विवाद पर न्याय निर्णय करने के लिए शक्ति अर्जित कर लिया है। प्रशासन ने प्राइवेट व्यक्ति और अपने मध्य मतलब क्या यहाँ पे कि जैसे आप किसी जो है गवर्नमेंट पे अगर जो कोई विवाद होता है तो गवर्नमेंट पे अगर जो आप वहाँ पे केस करते हैं तो उसके लिए भी जो है प्रशासन ने न्याय निर्णय के लिए जो है शक्ति अर्जित कर लिया है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में अधिकरणों का गठन हुआ है। ये अधिकरण संरचना, प्रकृति, अधिकारिता और शक्ति में विभिन्न प्रकार के हैं। ये प्रशासन से विभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, फिर वे न्यायालय की तरह आबद्ध कर निर्णय देते हैं, क्योंकि न्यायालय की अधिकारिता को छीण या फिर अपवर्जित किया गया रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। अगला आपका पॉइंट, प्रशासन लाइसेंस को प्रदान करने, अस्वीकार करने, निलंबित करने और प्रतिसंहत करने की शक्ति को संपन्न करता है, शक्ति से संपन्न करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई प्रकार के कार्य अपने स्वाविभाग से जो है यहाँ पे करता है। ठीक है, स्वाविभाग से कई कार्य यहाँ पे प्रशासन करने के लिए स्वतंत्र होता है। राज्य को अपनी नियम बनाने की शक्ति, न्याय निर्णय और अन्य जो विवेक कार्य यहाँ पे करने का निर्वहन से अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त इसको जांच, निरीक्षण, अन्वेषण, खोज, अभिग्रहण और अधीक्षण करने की भी विशाल शक्तियां प्रदान की गई हैं किसको, प्रशासन को। सत्य बात यह है कि आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में प्रशासन विशालकाय शक्तियों के अधिकारी हो गया है। जो ऐसे कृत्यों को संपादन करता है वे बहुमुखी हैं। विधायी निकाय बड़ी नीतियां का निर्धारण करने के लिए सर्वोत्तम है। विधायी निकाय आपका जो होता है वो बड़ी बड़ी जो है नीतियां बनाने के लिए सबसे उचित होता है, परंतु यह समय, तकनीक और विशेषज्ञता से रहित है कि अनेक तिथियां और विवरणों का निर्धारण करे। ठीक है, विधानमंडल को विस्तृत नीतियां अधिकथित करके संतोष प्रदान करना उसको पड़ता है और शेष बातों को यहाँ पे प्रशासन पर छोड़ना पड़ता है। इससे प्रत्यायोजित विधान की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रशासनिक प्रकृति का दूसरा लाभ यह है कि इसके द्वारा नवीन तकनीकों को जो है उत्पन्न किया जा सकता है, जिनके द्वारा जटिल सामाजिक समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। हर एक समाज में शक्ति और न्याय के बीच बहुधा विरोध होता है। प्रशासनिक विधि शक्ति और न्याय में सामंजस्य लाने का एक सख्त शस्त्र है। ठीक है, न्याय में और प्रशासनिक विधि की शक्ति में जो है एक जो है संगत सामंजस्य लाने का एक शक्ति यहाँ पे प्रदान की गई है, एक यहाँ पे शस्त्र प्रदान किया गया है किसको, समाज, यहाँ पे प्रशासनिक विधि को। किसमें आपका यहाँ पे प्रशासनिक विधि की शक्ति में और न्याय के सामंजस्य में, मतलब दोनों के मेल मिलाप में। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, प्रशासनिक विधि का विकास कैसे हुआ, इसी में देखते हैं कि प्रशासनिक विधि के अधीन सरकारी अधिकारियों का अपना कर्तव्य उचित रूप से, निष्पक्ष रूप से तथा विवेकपूर्ण ढंग से करना पड़ता है। उनका यह कर्तव्य है कि वे उचित रूप से कार्य करें। प्रशासनिक विधि के आधार स्तंभ के उपचार हैं जो नागरिकों को अनुचित प्रशासनिक कार्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर जो आप प्रशासनिक विधि के जो है विरुद्ध कार्य करते हैं तो वहाँ पे नागरिकों को अनुचित उपचार वहाँ पे प्रदान किए गए हैं। प्रशासनिक विधि के मामले में प्राइवेट पार्टी को सरकार की एजेंसी से सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए वहाँ पे केस पे आप जो है कोई जो व्यक्ति वहाँ पे केस करता है गवर्नमेंट पे, तो उसको जो है सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट का, जिसके पास संप्रभुता की शक्ति, प्रतिष्ठा और संसाधन है। प्रारंभिक बिंदु पक्षकारों की असमानता है। प्रशासनिक जो है विधि का लक्ष्य इस असमानता को दूरस्थ करना हो तथा जहां तक संभव हो वहां तक व्यक्ति और राज्य के जो है न्याय के बारे में समझ समानता के स्तर पर रखा जाए। ये चीजें यहाँ पे बताई गई। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें चल रही तो भले ही बोरिंग होगा लेकिन बाद की चीजें काफी ज्यादा आपके लिए अच्छी लगेंगी। वास्तव में प्रबल सरकार और प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग के नियंत्रण में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, प्रशासनिक शक्तियों के जो है प्रयोग हजारों अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो लाखों व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हजारों व्यक्ति लाखों व्यक्तियों को, लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे लगभग के जो है एक जो बात की जाए तो यहाँ पे एक जज जो होता है वो लगभग का जो है 1 लाख व्यक्तियों के ऊपर होता है एक जज। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग कंडीशन हो सकती है लेकिन लगभग का यही होता है। ठीक है,
इसका परिणाम बुरा प्रशासन होता है, जिससे सरकार शक्तिशाली नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख लोगों पे एक अगर जो जज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपके जो मुकदमे के जो केस वगैरह जो फाइल आती है, जो उसकी जो है निर्णय आता है, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि निर्णय आना होता है, जिसका निर्णय आना होता है वो व्यक्ति भी एक्सपायर हो गया होता है। ठीक है, तो ऐसा भी कंडीशन होती हैं, बल्कि कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि लोग इससे अलग हो जाते हैं। इस तरह यह आवश्यक हो जाता है कि शक्तियों का प्रयोग उचित ढंग से किया जाए, टाइम टू टाइम किया जाए, और इन प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए उन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, उसको जो है उसी के लिए यूज किया जाए जिसके लिए उसको प्रदान किया गया है। उसके अलग तरीके के लिए, अलग चीज़ों के लिए उसको कोई भी शक्ति का जो है विपरीत यूज ना किया जाए। ठीक है, प्रशासनिक विधि की परिभाषा और क्षेत्र निर्धारण आपका क्या होता है। एक प्रशासनिक विधि का जो क्षेत्र होता है, इसका निर्धारण क्या होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, इसको हम देखते हैं कि प्रशासनिक विधि की परिभाषा सरल कार्य नहीं है। इसकी परिभाषा देना एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश में उसके राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा किए बिना प्रशासनिक विधि प्रक्रिया इतनी भारी वृद्धि हुई है कि हम एक शासित राष्ट्र हो गए हैं। यद्यपि प्रशासनिक विधि की संतोषजनक परिभाषा नहीं की जा सकती, तथापि कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं, जो अलग अलग विधि शास्त्रियों ने दी हैं, जो प्रशासनिक विधि के विशेष ज्ञान से उत्पन्न की हैं और उनकी प्रकृति का बोध कराती हैं। आपका यहाँ पे रॉबसन की परिभाषा क्या कहती है। रॉबसन ने यहाँ पे क्या कहा कि आपके एक विधि शास्त्री रॉबसन थे, उन्होंने बताया कि प्रशासनिक विधि का लोक प्रशासन से संबंधित विधि उसी प्रकार समझना चाहिए जैसे वाणिज्यिक विधि वाणिज्य से संबंधित विधि से मिलकर बनती है और भूमि विधि भूमि से संबंधित होके बनती है। ऐसे ही यहाँ पर प्रशासनिक विधि को लोक प्रशासन से संबंधित विधि की तरह यहाँ पे समझना चाहिए। इस निरूपण में जो है प्रशासनिक विधि की परिभाषा लोक प्रशासन के प्रति निर्देश करके जो है की गई है, और आधुनिक काल में प्रशासनिक विधि विधिवक्ता प्रशासनिक विधि का जो है संबंध प्रशासन से उतना नहीं मानते जितना कि वहाँ पे शक्तियों से मानते हैं, किंतु इस परिभाषा के अनुसार प्रशासनिक विधि लोक प्रशासन से संबंधित विधि है। ठीक है, यहाँ पे रॉबसन ने बोला कि प्रशासनिक विधि आपकी जो है वह लोक प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरे विधि वक्ता हैं, विधि शास्त्री, वो मानते हैं कि यह लोक प्रशासन से इतना संबंधित नहीं है जितना यहाँ उसकी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट, डाइसी की परिभाषा क्या है। डाइसी बहुत ही ज्यादा मतलब विधियों में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किए हैं। अभी आपका इंटरनेशनल लॉ में बात की जाए तो उसमें भी डाइसी का जो बहुत ही ज्यादा अहम रोल देखने को मिला था। डाइसी के अनुसार प्रशासनिक विधि राष्ट्र के विधि प्रणाली के जो है उस प्रभाग से संबंधित है जो सभी राज्य प्राधिकारियों की विधिक परिस्थिति और दायित्व अवधारित करती है, जो प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्व को लोक प्राधिकारियों के साथ व्यवहार करने में परिनिश्चित करती है, और जो प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करती है जिसके द्वारा उन अधिकारों पर दायित्वों का प्रवर्तित किया जाता है। डाइसी ने यह परिभाषा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को ध्यान में रखकर किया था। यहाँ पे जेनिंग्स की परिभाषा है, उन्होंने भी कुछ बोला इसके बारे में। जेनिंग्स के आधार पर वेड और फिलिप्स ने भी प्रशासनिक विधि को परिभाषा किया है। ठीक है, जेड के अनुसार जेनिंग्स के आधार पर वहां पर जेनिंग्स को जो है यहाँ पे बेस मानकर आपका वेड और फिलिप्स ने जो है यहाँ पे प्रशासनिक विधि की परिभाषा किया है, जो इस प्रकार है कि प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है जो प्रशासन में लगे हुए सरकार के विभिन्न अंगों का गठन, शक्तियां, कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट, प्रशासनिक विधि की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। इनके अनुसार जो है इसके अनुसार प्रशासनिक विधि के 4 पहलू हैं। प्रथम में यह प्रशासनिक विधि की संरचना और शक्तियों से संबंधित है, और द्वितीय यह जो है प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्तियां और सीमाओं को नियत करती है। तृतीय में यह जो है प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा जो है इसकी शक्तियों के प्रयोग में अनुसरण करने के प्रकार की भेद करती है, और चौथी यहाँ पे यह प्रशासनिक प्राधिकारियों को न्यायिक नियंत्रण और अन्य साधनों का जो है नियंत्रण करने को बताती है। कौन से बताती है? गार्नर बताते हैं। कौन? ये चीज गार्नर बताते हैं। ठीक है, प्रशासनिक शक्ति 3 प्रकार की सरकारी शक्ति, विधायी और प्रशासनिक होती हैं। ठीक है, इसमें इसका तीनों का सम्मिश्रण होता है। सरकारी विधायी शक्ति का प्रयोग प्रत्यायोजित विधान बनाने में
और न्यायिक शक्ति का प्रयोग आपका प्रशासनिक न्याय निर्णय में और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग आपका नीतियों के प्रतिपादन और निष्पादन में किया जाता है। नागरिकों के हाथ में प्रशासनिक विधि एक शास्त्र है। नागरिकों की अगर जो शास्त्र की बात की जाए, शस्त्र की बात की जाए, तो नागरिकों के हाथ में एक जो है शस्त्र के रूप में आपका प्रशासनिक विधि है, जिससे वे सरकारी शक्ति से न्यायालयों के माध्यम से संघर्ष कर सकते हैं। वह गवर्नमेंट से भी जो है न्यायालय के माध्यम से वहाँ लड़ाई कर सकते हैं, वह अपना जो है विचार रख सकते हैं, जो उस पर केस दायर कर सकते हैं। यह कोई आदर्शात्मक कथन नहीं है या तथ्यात्मक, या कोई जो है आपका थ्योरी नहीं है, या आपका प्रैक्टिकली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप जो कोर्ट पर भी आप जो है मतलब उसके ऊपर सरकार पर भी मुकदमा कर सकते हैं। भारत में मामलों का विमोचन सिद्धांतों के रूप में किया जाता है। प्रशासनिक विधि की मीमांसा संकल्पनाओं द्वारा सरकारी शक्ति का ज्यादती को रोकने और सही करने के लिए की जाती है। एक तरफ से प्रशासनिक विधि प्रशासन में दक्षता, तो दूसरी तरफ से व्यक्तियों को न्याय सुनिश्चित करती है। प्रशासनिक विधि प्रशासन में दक्षता की ओर और व्यक्तियों के प्रति न्याय को संयोजित करने का प्रयास आपका करती है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे प्रशासनिक विधि शक्ति का बढ़ता आयाम, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आयाम मतलब आपका एप्टीट्यूड होता है। इसमें देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रशासनिक शक्तियाँ आए दिन बढ़ रही हैं। आप लोग जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होती हैं वो डेली बढ़ रही हैं। समाज का समाजवादी रूप में जो है निर्माण करने में प्रशासन का बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प किया गया है। ठीक है, जब आप उस जो है अपना संविधान पढ़ते हैं, उसमें जो है उद्देश्य का प्रेम्बल आप पढ़ते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों की बात की गई। ठीक है, संविधान में त्रिमुखी न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की परिकल्पना की गई है। यह बात जो है निर्विवाद है। ठीक है, यह बात आपका निर्विवाद है कि आर्थिक तथा सामाजिक न्याय के बिना वास्तविक राजनीतिक न्याय दुर्लभ है। इस कारण आर्थिक न्याय की उपलब्धि राज्य का प्रधान लक्ष्य रहा है। मतलब यहाँ पे आर्थिक जो है वहाँ पे न्याय की उपलब्धि भी हो, इसका जो है राज्य मतलब आपका भारत का एक जो है सबसे मुख्य लक्ष्य रहा है। राज्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। जो है राज्य का मतलब यहाँ पे आपका क्या है, राज्य का मतलब यहाँ पे भारत देश है। भारत आपका जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है और उद्योग तथा अन्य व्यवसायों को जो है सरकार द्वारा चलाया जाने लगा है। बहुत से लोकोपयोगी कार्य तथा यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, जल, बिजली, डाक, रेल, बस, शिक्षा, सामाजिक सेवाएं, आपकी बैंक, आपका व्यवसाय, ये सब चीजें राज्य के क्षेत्र में आती हैं। राज्य को इन सब कार्यों के संपादन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है और इन कर्मचारियों को शक्ति देना भी आपका आवश्यक है। कर्मचारियों द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इन शक्तियों के प्रयोग में संबंधित पूर्णतः निश्चित सिद्धांत नहीं अधिकथित किए गए हैं। मतलब वहाँ पे शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन अगर जो आप दुरुपयोग करते देखते तो वहाँ पे जो है जो कानूनी चीजें हैं उसके द्वारा उनके शक्तियों के दुरुपयोग पे रोक लगाई जाती है। अतः इन कर्मचारियों को स्वाविवेक से कार्य करने की छूट देना अपरिहार्य हो जाता है और हम लोग बहुत शासित राष्ट्र हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कानून से बद्ध अपना जो देश है, बहुत कानूनी पूर्ण रूप से बद्ध देश है और परिषदों और बोर्डों की यहाँ पे कानूनी केंद्रीय और स्थानीय के उच्च और निम्न अधिकारियों की जो है शक्तियाँ द्वारा सभी तरह से शासित हैं, जो उन्हें आधुनिक कानूनों द्वारा सौंपी गई हैं। ठीक है, हम लोग चाहे जो भी भारत का जो भी कोई भी पर्सन है तो वह जो है जो है कानून के द्वारा जो है बाधित है, कानून के द्वारा बंद है। हर एक किसी पे जो है कानून लागू होता, चाहे आपका डीएम हो, एसडीएम हो, आपके जज हो या गवर्नमेंट हो, सभी के ऊपर जो है आपका कानून लागू होता है। वो कानून आपका संविधान है। ठीक है, संविधान है, आईपीसी है, आईआरपीसी है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे कानून लागू होते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे प्रशासनिक शक्ति का नियंत्रण हम लोग कैसे करते हैं, उसका नियंत्रण कैसे होगा, रेगुलेशन वहाँ पे कैसे होगा। प्रशासनिक कार्य का वर्गीकरण किया गया है। प्रशासन के कार्य का प्रशासनिक एवं न्यायिक कल्प में विभाजित किया गया है। ठीक है, नैसर्गिक न्याय को कसौटी पर प्रशासनिक कार्यों को आका है।
सकारण निर्णय देने की अपेक्षा किया है। ठीक है, और यहाँ पे सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए लोकहित का वाद प्रोत्साहन में दिया गया है। रिट अधिकारिता का विस्तार भी किया गया है। रिट अधिकारिता आप लोग जानते हैं, रिट आपकी 5 टाइप की होती हैं और इनको आर्टिकल 32 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, प्रशासनिक शक्तियां आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की देन है और यहाँ पे राज्य के ऐतिहासिक विशेषाधिकारियों को, उन व्यक्तियों को नए सिरे से आंका जा रहा है ताकि प्रशासनिक शक्तियों का सदुपयोग किया जा सके। ठीक है, प्रशासन तथा प्रशासनिक प्राधिकारियों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु नई उपायों की खोज की जा रही। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट, यहाँ पे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है इसको हम देखते हैं। आपका यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलेगा कि प्रशासनिक विधि का प्रमुख लक्ष्य आपका प्रशासनिक प्राधिकारी को नियंत्रण में रखना है, उनके प्रभाव को नियंत्रण में रखना है। प्रशासनिक शक्ति में बहुमुखी विकास हो गया है। प्रशासनिक विधि का कार्य प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्ति के लिए उचित प्रयोग के सिद्धांतों का अध्ययन करना है और सरकारी शक्ति के उचित प्रयोग के लिए तद्रुप नियंत्रण नितांत आवश्यकता है। ठीक है, अपरिमित कार्य हेतु युक्त कल्याणकारी राज्य के शक्तिशाली इंजन को नियंत्रित करने की बात तभी सार्थक हो सकती है जब इसको चरितार्थ करने के लिए शक्तिशाली जो है आपको अवरोध मौजूदा हो। ठीक है, और नौकरशाही को तानाशाही में परिणतता यहाँ पे होने से रोकने का प्रशासनिक विधि का कार्य। ठीक है, नौकरशाही को तानाशाही में रोकने से, जैसे यहाँ पे मालिक और नौकर का जो है जो रिलेशन है, तो यहाँ पे वो वही रिलेशन बना रहे, यहाँ पे तानाशाह ना बने। ठीक है, वहाँ पे हुक्म देने का रिलेशन ना बने। ठीक है, तानाशाह आप लोग जानते हैं और नौकर साहब लोग दोनों लोग जानते हैं। ठीक है, दोनों चीजें क्या होती हैं विस्तार में आप लोग जानते हैं। अगला आपका पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।